Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 7th chapter of 11th history. The name of the chapter is Changing Culture Traditions, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं. ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने जो कुछ पढ़ा उसको जरा सा रिकॉल करते हैं. हम इस चैप्टर में 14 से लेकर 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड को रीड आउट कर रहे हैं. इस टाइम पीरियड पर यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि नए नए टाउन्स और सिटीज़ इमर्ज होना शुरू हो गई थी. आर्ट और आर्किटेक्चर में लोगों का इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया था. सो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हुए और इन्हीं चेंजेस को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. हमने डिस्कस किया था द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़, इटालियन सिटीज़ का पुनरुत्थान. हम 14th सेंचुरी में पूरी तरह से इटालियन सिटीज़ जो है र्यून हो गई थी, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया था. और इसमें जो है बहुत सारी सिटीज़ और टाउन्स ऐसे बने जिन्होंने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था और वहाँ के जो जेंटलमैन थे वही जो है वहाँ के गवर्नमेंट को गवर्न करते थे. ओके, देन वी रेड अबाउट यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़्म. सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी वो इटालियन टाउन्स में ही सेटअप की गई थी. फिर धीरे धीरे जो है यूरोप के दूसरे पार्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी. पहले इन यूनिवर्सिटीज़ में लॉ को पढ़ाया जाता था, लॉ के ऊपर ही फोकस किया जाता था, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए लॉयर्स और नोटरीज की ज़रूरत होती थी, इसीलिए लॉ के ऊपर फोकस किया जाता था. बट धीरे धीरे इनके सब्जेक्ट्स जो है चेंज होना शुरू हो गए. 15th सेंचुरी में एकदम से ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर आए इनके सब्जेक्ट्स में और एक नया सब्जेक्ट जुड़ा, दैट वाज ह्यूमनिज़्म. ह्यूमनिज़्म को जो टीचर्स पढ़ाते थे उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा जाता था और ये टीचर्स ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री इन सब के बारे में पढ़ाते थे और उन्हें ही ह्यूमनिस्ट कहा जाता था. बट टाइम के स्पेंड होने के साथ साथ ह्यूमनिज़्म का जो मीनिंग था वो चेंज होने लगा. ह्यूमनिज़्म का मीनिंग अब कल्चर हो गया था और जो टीचर्स कल्चर को पढ़ाते थे उन्हें ही ह्यूमनिस्ट कहा जाता था. धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस नए कल्चर को, इस नए सब्जेक्ट्स को अपनाना शुरू कर दिया था और ये नया सब्जेक्ट्स जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था. देन वी रेड अबाउट द पीरियोडाइजेशन कि किस तरह से हिस्टोरियंस ने पीरियोडाइजेशन किया. उन्होंने जो है 5th से 14th सेंचुरी तक का जो टाइम था उसे मिडल एज का नेम दिया. उसमें भी 3 पार्ट्स डिवाइड किए कि 5 से 9th को डार्क एज कहा, 9 to 11th को फिर अर्ली मिडल एज, 11th से 14th को लेटर मिडल एज इन्होंने नाम दिए. लेकिन आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा कि ये जो पुराने हिस्टोरियंस द्वारा जो पीरियोडाइजेशन किया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसी भी एज को अगर हम डार्क एज कहते हैं तो वो उसके लिए सही नहीं होगा. किसी एज को ऐसा लेबल देना उसके लिए अनफेयर होगा. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और फिलॉसफी के बारे में, और साइंस और फिलॉसफी में अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन था इसके बारे में भी हम रीड आउट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. मिडिल एज के जो मॉन्क्स और क्लर्जीज थे वो रोमन और ग्रीक से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर्स थे, उनकी राइटिंग से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर्स थे. मीन्स उनके जो एनिशिएंट टेक्स्ट थे, जो भी उनके एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था वो इसको अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन इन्होंने इसको वाइडली स्प्रेड नहीं किया था. बट 14th सेंचुरी में बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हुए जिन्होंने ग्रीक राइटर्स के वर्क को पढ़ना शुरू कर दिया था. ग्रीक राइटर्स जैसे कि प्लेटो और अरिस्टोटल, इन्होंने वर्क को ट्रांसलेट किया और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस ट्रांसलेटेड वर्क को पढ़ना शुरू कर दिया था. यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे इस ट्रांसलेशन के लिए वो अपने पहले वाले स्कॉलर्स के ऋणी नहीं थे, बल्कि वो अरब ट्रांसलेटर्स के ऋणी थे जिन्होंने इन टेक्स्ट को केयरफुली प्रिजर्व रखा और बाद में जो है इस एनिशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट भी किया था. जब यूरोपियन स्कॉलर्स ग्रीक वर्क के बारे में पढ़ रहे थे जो कि अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, वहीं पर अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर्स जो हैं यूरोपियन वर्क के बारे में पढ़ रहे थे. मीन्स ये दोनों ही ग्रीक, यूरोपियन और पर्शियंस एक दूसरे के कल्चर को पढ़ रहे थे, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, वहीं पर टॉलेमी का जो अनजिस्ट एक वर्क है, एक राइटिंग है, उस राइटिंग को जो है ग्रीक राइटिंग है, इसे जो है 140 CE में लिखा गया था. पहले इसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इसको अरेबिक में चेंज कर दिया गया था. अरेबिक में एक आर्टिकल अल का यूज़ किया गया है. ये जो आर्टिकल अल है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? अरेबिक कनेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई अरब और ग्रीक के लोगों के बीच में आपस में जो कनेक्शन थे, उनका जो रिलेशनशिप बन रहा था, उस चीज़ को ये डिस्क्राइब कर रहा है. इस टाइम पर बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स भी हुए जिनको कि विजडम
ज्ञानी के नाम से पुकारा जाता था, और उनमें से एक थे बुखारा के इब्न सीना और दूसरे थे अल राजी। अल राजी एक फिलोसफर थे, ओके, और इन्हें जो है विजडम, ज्ञानी के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने फिलॉसफी के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। फिजिशियन और फिलोसफर्स थे ये। इन्होंने फिजिकल्स के बारे में और फिलॉसफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी, ओके। दूसरी तरफ स्पेन के जो अरेबिक फिलोसफर थे इब्न रुशद, ये भी एक फिलोसफर थे। इन्होंने जो फिलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीफ के बीच में आपस में जो टेंशन चल रही थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। मीन्स इनका जो भी रिटर्न वर्क था वो इसी बेसिस पर था कि कैसे जो है फिलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीव्स के बीच की टेंशन को दूर किया जाए, और इनके मेथड्स को बाद में क्रिश्चियन थिंकर्स द्वारा अडॉप्ट भी किया गया था, ओके। जो ह्यूमनिस्ट थे वो अपने वर्क को अ वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीक़ों से लोगों तक पहुंचाते थे। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी लॉ, मेडिसिन और थियोलॉजी को ही पढ़ाया जाता था, लेकिन ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। ना कि सिर्फ इटली में बल्कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया और पढ़ाया जाने लगा, ओके। नेक्स्ट वन इज आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। रियलिज्म मीन्स रियलिटी, मीन्स लाइफ से रिलेटेड जो रियलिटी थी, और आर्टिस्ट कलाकार के बारे में इस पार्ट में हम रीड करेंगे। जो ह्यूमनिस्ट थे, माइंड को शेप करने का उनका जो तरीका था, मीन्स उस टाइम के जो लोग थे उनके माइंड्स को शेप करने का उनका जो तरीका था वो एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। मीन्स फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू वो नहीं पढ़ा सकते थे। फॉर्मल एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता था, ग्रामर के बारे में, लिटरेरी के बारे में, फिलोसफी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन ह्यूमनिस्ट ने दूसरी तरीक़ों को भी अपनाया अपने एजुकेशन वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर और बुक्स यानी कि जो पुराने ग्रंथ थे, पुरानी राइटिंग्स थी, उनको उन्होंने अपनाया, और इन चीज़ों ने एक वंडरफुली वर्क किया ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने में, ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने में, ओके। यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर की एक पिक्चर दी हुई है। ये अल्बर्ट ड्यूरर की एक पिक्चर है, ये स्केच ड्यूरर के द्वारा बनाया गया था। ये 16th सेंचुरी के इटालियन कल्चर को डिस्क्राइब कर रही है। इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो इटालियन लोग थे वो डीपली रिलीजियस थे, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी था कि भाई हाँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर खोजेंगे, और जो वर्ल्ड और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ हैं उनको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इस पिक्चर के थ्रू ड्यूरर ये बताना चाह रहे हैं। अब ड्यूरर ने आर्ट के बारे में भी बताया है कि आर्ट क्या होती है। उन्होंने कहा कि आर्ट जो है नेचर में बसी हुई है। नेचर के हर एक कण में आपको आर्ट मिलेगी, प्रकृति के हर एक कण में आपको आर्ट मिलेगी। अगर कोई भी आर्ट को समझना चाहता है तो उसके सार को उसको पकड़ना होगा, उसके एक्सट्रैक्ट को उसको पकड़ना होगा कि भाई वो कहाँ से पैदा होती है। उन्होंने कहा कि आप अपने आर्ट को जियोमेट्री के थ्रू और भी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से उसको दिखा सकते हैं। और आगे उन्होंने बताया कि आर्ट जो है वो लाइफ से ही रिलेट करती है। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ को समझना होगा, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को समझना होगा, तभी आप जो है एक अच्छी आर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई आर्टिस्ट ऐसा सोचता है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू ही आर्टिस्ट कर सकता है तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं होगा। एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझेगा। उसको दूसरों के द्वारा कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी समझ से नई इन्वेंशंस करते रहना चाहिए, ओके। ये जो है ड्यूरर के द्वारा लिखा गया था आर्ट के बारे में। अब जो आर्टिस्ट थे वो पहले के बनाए हुए पास्ट के वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। रोमन कल्चर के जितने भी मटेरियल रिमेन्स थे उनको इसी तरह से प्रिजर्व किया जाता था, उनके बारे में इसी तरह से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट थी जितनी कि एनिशिएंट टेक्स्ट को लेकर थी। मीन्स जिस तरह से लोग पुरानी किताबों को पढ़ते थे उसी तरह से रोमन कल्चर के जो पुराने मटेरियल मिले, मीन्स वहाँ पर जो स्कल्पचर्स मिले उनको भी पढ़ा गया। थाउजेंड्स ईयर्स बाद जो रोम के फॉल के थाउजेंड्स ईयर बाद यहाँ पर रोम के र्यून्स को डिस्कवर किया गया और इसकी जो डेजर्टेड सिटीज़ थी
उनके अंदर से बहुत सारे स्कल्पचर्स को, फिगर्स को बाहर निकाला गया। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फिगर्स मिले जिनमें परफेक्टली मैन और वीमेन के स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं, जो कि 70s, जो कि बहुत सारी सेंचुरीज पहले बनाए गए थे। ओके, अब जो इटालियन स्कल्पचर्स थे उन्होंने धीरे धीरे इनको पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह से उन्होंने भी स्कल्पचर्स बनाना शुरू कर दिया। जो दोनातलो थे, उन्होंने 1416 में बहुत ही लाइफ मीन्स बिल्कुल लाइफ के जैसे जीवित दिखने वाले स्टैचूज बनाना शुरू किया। ये जो है दोनाल्डो द्वारा बनाया गया ही स्टैचू है, जिसमें क्या कर रही है, मैरी जीसस के शरीर को अपने हाथों में लिए हुए हैं। ओके, आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प बाय द वर्क ऑफ द साइंटिस्ट। अब आर्टिस्ट जो ये हूबहू मूर्तियाँ बनाना चाहते थे, इस चीज़ ने साइंटिस्ट के वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प की। कैसे हेल्प की? आर्टिस्ट जो है बोन्स को देखना चाहते थे कि ह्यूमन के अंदर जो बोन्स होती हैं उनका एज इट इज़ स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, और इस चीज़ को समझने के लिए वो जो है मेडिकल स्कूल्स के लेबोरेटरीज में गए, और लेबोरेटरीज में उन्होंने ह्यूमन बींग जो थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। एक बेल्जियम जो कि पडुआ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर थे, ऑन्ड्रियस वेसेलियस, उन्होंने, वो सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था। डिसेक्ट मीन्स उसकी चीर फाड़ कर दी थी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न फिजियोलॉजी, और ये जो है शारीरिक क्रिया विज्ञान की बिगनिंग थी। यहाँ से शारीरिक क्रिया विज्ञान जो है शुरू हो गई थी। ओके, यहाँ एक ये पोर्ट्रेट दिया हुआ है। ये पोर्ट्रेट जो है लियोनार्डो द विंची का बनाया हुआ है, और ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है, एक सेल्फ पोर्ट्रेट बाय लियोनार्डो द विंची, हु हैड एन अमेजिंग रेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बॉटनी टू एनाटॉमी। लियोनार्डो द विंची एक बहुत ही फाइन आर्टिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में था, जैसे कि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से लेकर एनाटॉमी, शरीर रचना तक, और मैथमेटिक्स से लेकर आर्ट तक, हर एक चीज़ में उनका इंटरेस्ट था। उनकी जो सबसे फाइन आर्टिस्ट थी वो थी मोनालिसा और द लास्ट सपर। मोनालिसा के बारे में तो सबने सुना होगा, और एक थी लास्ट सपर। ये दोनों जो है उनके मास्टरपीस थे। ये इनका एक ड्रीम था कि ये हमेशा से उड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सालों तक जो बर्ड्स थे उनको ऑब्जर्व किया, और फिर जो है एक फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन बनाया। उन्होंने इस फ्लाइंग मशीन को क्या नेम दिया? लियोनार्डो द विंची डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये जो है उनकी फ्लाइंग मशीन के डिज़ाइन का नेम था। ओके, चित्रकारों के लिए, जो पेंटर्स होते थे, उनके लिए कोई भी मॉडल नहीं था। अब जो आर्टिस्ट थे उनके लिए तो मॉडल थे कि भाई हाँ, ह्यूमन बीइंग को उन्होंने एज इट इज़ बिठाया और एज इट इज़ उनका स्कल्पचर बना दिया, या फिर उन्होंने ह्यूमन बॉडी की चीर फाड़ की, उनके बोन्स को समझा, उसको देखकर एज इट इज़ स्कल्पचर बना दिया। और बहुत सारे पुराने स्कल्पचर्स भी मिले थे जिनको देखकर उन्होंने सीख लिया था। लेकिन पेंटर्स के लिए ऐसा कोई काम नहीं मिला था। लेकिन फिर भी स्कल्पचर्स की तरह पेंटर्स ने भी रियलिस्टिकली, यानी कि जो रियल पिक्चर्स होती हैं उसी तरह से पिक्चर्स बनाने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि जो जियोमेट्री है वो उनके पर्सपेक्टिव को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा वो उन्होंने जो है क्वालिटी ऑफ लाइट को भी समझा कि किस तरह से लाइट के थ्रू वो जो है 3 डायमेंशन क्वालिटी वाले पिक्चर्स को बना सकते हैं। धीरे धीरे पिक्चर्स को, पेंटिंग्स को बनाने के लिए ऑयल का यूज़ किया गया, और ऑयल के यूज़ की वजह से जो ये पेंटिंग्स थी वो बहुत ही रिच अब दिखाई देने लगी, क्योंकि कलर में शाइनिंग आ गई थी ऑयल के यूज़ के बाद। इसीलिए अब जो पेंटिंग्स थी वो और भी ज़्यादा रिच दिखाई देने लगी। इन द कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑफ द कॉस्ट्यूम्स इन मैनी पेंटिंग्स, बहुत सारे पेंटिंग्स में उन्होंने कॉस्ट्यूम्स के कलर्स और डिज़ाइन की, और ये जो कॉस्ट्यूम्स के कलर्स और डिज़ाइन थे वो ये शो कर रहे थे कि ये जो है वो जो है चाइनीज़ और पर्शियन आर्टिस्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो कि मंगोलों के द्वारा उन तक पहुंची थी। ओके, दस इसी तरह से एनाटॉमी, जियोमेट्री, फिजिक्स एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ
वट वॉज ब्यूटिफुल गिव अ न्यू क्वालिटी ऑफ द इटालियन आर्ट। और इस तरह से एनाटॉमी, ज्योमेट्री और फिजिक्स ने इटालियन आर्ट को एक नई क्वालिटी दी, विच वॉज टू बी कॉल्ड द रियलिज्म, जिसको क्या कहा गया, रियलिज्म कहा गया, विच कंटिन्यूड टिल द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।